नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन कंपनी एचसीए हेल्थकेयर से, जिन्होंने भारत के अंदर उनका पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर दिया है और हैदराबाद के अंदर ये बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, एचसीए हेल्थकेयर यूएस और यूके इन दो कंट्रीज में एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी का दर्जा रखती है। हालांकि भारत में अभी इनके द्वारा कुछ काम नहीं किया जाता था, लेकिन अब वो इंडियन वर्कफोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके इनोवेशन और ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए। हैदराबाद के हाईटेक सिटी एरिया में इनका एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जहां पर $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। ओवरऑल इसके चलते 3000 के आसपास जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो सब शिप बिल्डिंग को लेकर है, जहां पर हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा 69,725 करोड़ रुपीस का एक मेगा पैकेज अप्रूव कर दिया गया है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि देश के अंदर शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर को रिवाइव किया जाए। दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड्स का डेवलपमेंट, इसके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। ओवरऑल इस पूरे पैकेज को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर 24,736 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, 25,000 करोड़ रुपीस का एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, 19,980 करोड़ रुपीस का एक शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रोग्राम, जबकि इसके साथ साथ 4,001 करोड़ रुपीस अलग से दिए जाएंगे शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट के लिए। और ओवरऑल इसके चलते आपको देश के अंदर शिप बिल्डिंग में बड़ा जंप आता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजस्थान के अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1.22 लाख करोड़ रुपीस भारत सरकार खर्च करेगी और इसमें से भी स्पेसिफिकली 1.08 लाख करोड़ रुपीस राजस्थान के लिए होंगे। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रख दिया गया है। 2800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और 42,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बीकानेर, सीकर, जालोर, हलोड़ी और जैसलमेर इन एरियाज में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ साथ रेलवे के एरिया में जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच 8 कोच की वंदे भारत ट्रेन, सिमिलरली बीकानेर से भी दिल्ली कैंट के बीच एक और 8 कोच की वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। बाकी पैसा फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन, ग्रिड सबस्टेशन और ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुका है और ऐसा कहा गया है कि 30 सितंबर को इसको कमर्शियल यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एशिया से लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो फैला है 40 एकड़ के एरिया में। 124 मिलियन गैलन्स पर डे की इसकी कैपेसिटी है और इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ मिलकर इसको सेटअप किया है, जहां पर 1161 करोड़ रुपीस खर्च किए गए इसको बनाने के लिए। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। अभी क्योंकि ये तैयार हो गया है, तो यमुना रिवर में अभी जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता था उसकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। साउथ, सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों लंदन बेस्ड कंपनी नथिंग के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि उनका सब्सिडरी ब्रांड CMF अब इंडिपेंडेंट सब्सिडरी के रूप में ऑपरेट करेगा और इसके हेडक्वार्टर्स भारत के अंदर होंगे। दोस्तों, नथिंग कंपनी अभी एक बिल्कुल ही नई कंपनी है और भारत के स्मार्टफोन मार्केट में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। यही मेन कारण था कि इन्होंने डिसाइड किया है कि वो CMF के हेडक्वार्टर्स भारत के अंदर शिफ्ट करेंगे। CMF भी स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये भी अच्छे खासे स्केल पर ग्रो कर रहा है और अब इसके अंतर्गत जितना भी मेन काम होगा वो सारा का सारा भारत में किया जाएगा। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के साथ भी इन्होंने टाई अप अनाउंस किया है, जहां पर अगले 3 सालों के अंदर अंदर मिलकर $100 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, R&D और एंड टू एंड ऑपरेशनल हैंडलिंग भी यहाँ से की जाएगी। अगले 3 सालों के अंदर अंदर 1800 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर है, जहाँ पर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तेजस जेट्स को लेकर एक और एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसके अंतर्गत हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 और तेजस मार्क 1 जेट्स खरीदे जाएंगे। दोस्तों, तेजस जेट्स को लेकर हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस और HAL के बीच में ऑलरेडी 2021 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि 83 जेट्स हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए खरीदे जाएंगे। उसमें से कुछ हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए होने वाले थे, जबकि कुछ हमारी इंडियन आर्मी के लिए होने वाले थे। लेकिन अभी जो 97 जेट्स खरीदे जाएंगे ये सारे के सारे हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। इसमें से 68 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि 29 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होंगे। 62,370 करोड़ रुपीस के ऊपर खर्च की जाएंगे और अच्छी बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट में इंडिजीनियस कंटेंट 64% के आसपास होगा। 2027-28 के आसपास इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी
और उसके अगले 6 सालों के अंदर अंदर पूरे ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा एक हेरिटेज रिवाइवल प्लान रोल आउट कर दिया गया है और इसके अंतर्गत यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि यूपी के हिस्टोरिक फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स को लग्जरी होटल्स, कल्चरल सेंटर्स और म्यूजियम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली सारा का सारा काम पीपीपी मॉडल पर होगा और ओवरऑल फिलहाल 31 के आसपास साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 11 प्रॉपर्टीज पहले फेज में डेवलप की जाएंगी। 4 साइट्स को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। बुंदेलखंड रीजन, जिसकी काफ़ी ग्रेट और रिच हिस्ट्री है, वो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार का ये एक्शन राजस्थान सरकार से इंस्पायर्ड है। राजस्थान सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है और उनको अच्छी खासी रिवेन्यू भी जनरेट हो रही है। उसी तरीके से यूपी सरकार भी इसके थ्रू अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट करना चाहती है। अगली दोस्तों अपडेट आईटी जैन इन्फोसिस से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो पंजाब के अंदर मोहाली में उनके बिजनेस को और एक्सपांड करेंगे और इसके लिए 300 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी है। दोस्तों इन्फोसिस 2017 से ही मोहाली के अंदर काम कर रही है। एक कैंपस यहाँ पर भी उनका ऑपरेट कर रहा है, जिसको अभी उनको एक्सपांड करने की ज़रूरत लगी, तो इसी कारण अब उसको एक्सपांड कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कैंपस के आसपास ही एक नया कैंपस उनके द्वारा सेटअप किया जाएगा 30 एकड़ के एरिया में, जहाँ पर पहले फेज में 3 लाख स्क्वायर फीट की स्पेस डेवलप की जाएगी और 2500 जॉब जनरेट की जाएंगी। अगले फेज में 4.8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप किया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा ऑलरेडी इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है, तो नवंबर के आसपास पहले फेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर पहला फेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा एक रिवाइज्ड प्लान अप्रूव कर दिया गया है सूरत ड्रीम सिटी के लिए। और अब ऐसा डिसाइड किया गया है कि सूरत ड्रीम सिटी को गिफ्ट सिटी की लाइंस पर ही डेवलप किया जाएगा। दोस्तों सूरत ड्रीम सिटी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सूरत के लिए गुजरात सरकार का। सूरत के अंदर जो डायमंड बॉक्स बनाया गया है वो भी इसी का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों जब से ड्रीम सिटी को लेकर प्लान सामने रखे गए हैं, यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज देखने को मिले हैं, जिसके चलते ड्रीम सिटी एक्चुअली कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। और यही मेन कारण है कि अब डिसाइड किया गया है कि इसको गिफ्ट सिटी के लाइंस पर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट में ऐसे कुछ इश्यूज देखने को नहीं मिले थे जो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। जो रिवाइज मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है, उसको ड्रीम सिटी बोर्ड के द्वारा भी अप्रूवल दे दी गई है। एक सेपरेट डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर गिफ्ट सिटी की तरह ग्रीन स्पेसेस, ओपन एरियाज और वर्टिकल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। अगली दो अपडेट अशोक लीलैंड को लेकर है, जिन्होंने चाइनीज कंपनी CALB ग्रुप के साथ में टाई अप अनाउंस कर दिया है और इसके अंतर्गत होगा ये कि लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर वो चाइनीज कंपनी से एक्सपर्टीज गेन करेंगे। तो दोस्तों अशोक लीलैंड का एक काफ़ी बेहतर टाई अप है, क्योंकि इसके अंतर्गत होगा ये कि CALB जो कि चाइना का 3rd लार्जेस्ट बैटरी मेकर है, वो अशोक लीलैंड को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम सिखाएगा। इनिशियली इसके अंतर्गत होगा ये कि अशोक लीलैंड CALB से बैटरी सेल्स इंपोर्ट करेगा, जिसके थ्रू वो सबसे पहले असेंबली प्रोसेस सीखेंगे, फिर हीट मैनेजमेंट और डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। और एक बार जब ये चीज़ सीख लेते हैं तो आगे चलकर लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग भी वो इसी कंपनी से सीखेंगे। चाइनीज़ कंपनी CALB यहाँ पर एक सपोर्टिव पार्टनर का रोल प्ले करेगी। अगले 7 से 10 सालों के अंदर अंदर इस जॉइंट वेंचर के थ्रू वो $563 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और होपफुली इसके चलते अशोक लीलैंड देश के अंदर एक प्रीमियम बैटरी मेकर बन पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।